नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है। मैं आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाकर इनके प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि भाई इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और प्रेजेंट के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड रहेगी और कंपनी आने वाले टाइम के अंदर में किस तरीके के रिटर्न्स लाकर दे सकती है। साथ ही साथ मैं आपकी ये डाउट भी क्लियर करूंगा कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ मैं आज के इस वीडियो के अंदर। और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की और उनके बिजनेस की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 के अंदर, मतलब कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, जिसके चलते इस सेक्टर के अंदर कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे बिजनेस की, तो द कंपनी इज एंगेज्ड इन द डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर, तो ये लोग जो है वो यहाँ पर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि यहाँ पर स्टेशनरी वगैरह हो गया, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये लोग जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके की बॉल पेन्स वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर कंपास बॉक्स वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ ये लोग जो कैलकुलेटर वगैरह यूज़ होते हैं वो भी बनाते हैं। तो आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर इनके प्रोडक्ट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ इनके अंडर में आने वाली ब्रांड्स भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये जो कंपनी है वो सभी इन्हीं के अंडर में आती है और ये लोग भी अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग यहाँ पर बनाते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो इस आईपीओ जो है वो यहाँ पर 22 नवंबर के दिन ओपन हो रहा है, वही 24 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 288 रुपीज़ से लेकर 304 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वही जो एचएनआई कैटेगरी है उसके अंदर जो टॉप वाला प्राइस होता है वहीं सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 49 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 593 करोड़ का टोटल इशू है, तो मतलब कि करीब करीब 600 करोड़ का टोटल इशू है। उसमें से यहाँ पर 292 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 301 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो आईपीओ का जो साइज़ है वो ठीक ठाक सा है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर ये है कि भी जो फ्रेश इशू है वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, वही जो ऑफर फॉर सेल है वो हमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर करीब 15,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। वही एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,08,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। वही एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,12,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसके मिनिमम लॉट साइज के अलावा एक्स्ट्रा लॉट्स के अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 97.49% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 79.21% हो जाएगा। लेकिन इसका जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि इस आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में ऑलमोस्ट 80% जितना स्टेक रहेगा, जिसके चलते जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो काफ़ी कम होंगे और इसके चलते जो यहाँ पर शेयर्स की जो वैल्यू है वो बनी रहेगी। तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में कुछ 765 करोड़ के एसेट्स हैं। तो मैं मार्केट कैप के हिसाब से मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो यही कहूँगा कि जो एसेट्स है वो कंपेरेटिवली उतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कम ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एसेट की ग्रोथ अच्छी है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 99 लाख का प्रॉफिट बुक करा था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर यहाँ पर 55 करोड़ का हो गया। फिर 2023 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 118 करोड़ का प्रॉफिट बुक करे। तो आप लोग समझ सकते हो कि 3 सालों के अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। और दोस्तों अगर इसी स्पीड के साथ में कंपनी आने वाले सालों के अंदर भी प्रॉफिट ग्रोथ करती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 32 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके नेटवर्थ की एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इन दोनों के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में ठीक ठाक से रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी की बोरोइंग की, तो कंपनी की बोरोइंग जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, लेकिन ओवरऑल कंपेरेटिवली पिछले 3 सालों के दौरान जो कंपनी की बोरोइंग है वो धीरे धीरे कम हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो यहाँ पर 23 का है, तो सेक्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत अच्छा है। जब मैं आगे पेयर कंपैरिजन करूंगा तब आप लोग समझ जाओगे। अगर मैं बात करूँ कि मार्केट कैप की, तो 3,200 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। इन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 31% का है, वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 31% का है।
तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है कि भाई ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 0.26 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो कंपेरेटिवली ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है कि भी कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं इन लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर 12.33 का है, तो ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 31% का है, तो ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर इनका पेयर कंपैरिजन करें तो इनके सेक्टर के अंदर यहाँ पर दूसरी 3-4 कंपनियाँ और भी आ जाती हैं। अगर हम लोग बात करें पी रेशियो की तो यहाँ पर जो फ्लायर वाइड राइटिंग है तो इन लोगों का जो पी रेशियो है वो यहाँ पर 23 का है। भाई जो कंपेरेटिवली दूसरी कंपनियों का पी रेशियो है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कि इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो हमें सेक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो सेक्टर के हिसाब से कंपेरेटिवली इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की भैया लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए, तो इसके पीछे इन लोगों ने 4-5 अच्छे रीजंस दिए, जिसके अंदर इन लोगों जो है वो यहाँ पर अपनी सब्सिडरीज वगैरह के अंदर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी को रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरीके के ढेर सारे अलग अलग रीज़न दिए हैं। पर्सनली मुझे रीज़न काफ़ी ज़्यादा फेयर और वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक ही लगे, और आप लोग जो है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यहाँ पर इनके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो एज ऑफ नाउ दोपहर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज इस आईपीओ को ओपन हुए पहला ही दिन हुआ है। तो एज ऑफ नाउ जो इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो कुछ इस तरीके का है। क्यूएबी कैटेगरी के अंदर 0.54 टाइम्स जितने यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही एचएनए कैटेगरी के अंदर 1.51 टाइम्स जितने यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही रिटेल कैटेगरी के अंदर 1.97 टाइम्स जितने यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। टोटली आईपीओ जो है वो 1.02 टाइम्स जितने यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। तो नो डाउट ओवरऑल कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है वो फर्स्ट डे के हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा इस कंपनी का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साथ ही साथ इन लोगों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों के सेक्टर की दूसरे प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेलो वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ जो है वो रिसेंटली गया है, तो वो भी इनके सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। साथ ही साथ जो आईटीसी है उसके अंडर में आने वाली क्लासमेट जो है वो भी इनके सेक्टर की ही प्लेयर है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन भी फेयर है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की तो नो डाउट ये इस कंपनी के बारे में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, और आप अपनी पोजीशन को आने वाले 5 साल 10 साल या 15 सालों के लिए भी होल्ड करके रख सकते हो। और अगर पास्ट वाले जो रिटर्न है वही कंपनी अगर आने वाले 5 सालों के अंदर जो रिपीट करती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी तो इसके लिए आपको आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस का वेट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो एज ऑफ नाउ दूसरे 3-4 आईपीओ चल रहे हैं, मैंने जिसके ऊपर वीडियो बनाकर डिटेल के अंदर चैनल के ऊपर डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर उन वीडियो को भी देख लेना जिससे कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। और लिस्टिंग इनके लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो 3-4 आईपीओ चल रहे हैं, तो मैं आखिरी दिन पर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन होगी, तो आप लोग उसे अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा आईपीओ सबसे ज़्यादा अच्छा है वो भी मैं बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।